डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 12th बायो चैप्टर 2। जैसा कि स्टूडेंट हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स में अलैंगिक या कायिक जनन की कौन कौन सी विधियाँ हैं वो हमने पिछले चैप्टर में स्टडी की थी। उसके बाद इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। एंजियोस्पर्म पादप या जिन्हें हम आवर्तबीजी पादप कहते हैं, जिन्हें कॉमनली पुष्पी पादप भी कहा जाता है, उनमें जनन की जो मुख्य विधि है वो लैंगिक जनन है। तो इस चैप्टर में हम लैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे। लैंगिक जनन में जो दो प्रमुख घटनाएं होती है, एक अर्धसूत्री विभाजन, दूसरा निषेचन। अर्धसूत्री विभाजन होने के कारण आवर्तबीजी पादप जो कि मुख्य रूप से स्पोरोफाइट होते हैं, 2n होते हैं, लेकिन उनमें अर्धसूत्री विभाजन होने के कारण n अवस्था आती है जिसको हम अगुणित अवस्था या युग्मकोद्भिद कहते हैं। यहाँ पर युग्मकोद्भिद से सिंपल सा अर्थ है कि नर या मादा युग्मक जो बनते हैं एंजियोस्पर्म में, उन्हें हम युग्मकोद्भिद कहते हैं, क्योंकि वो बेसिकली n या अगुणित होते हैं। तो इस चैप्टर की जो मुख्य थीम है वो है कि नर या वह मादा, मेल एंड फीमेल गेमिटोफाइट का डेवलपमेंट किस प्रकार से होगा, उनका निर्माण किस प्रकार से होगा और उनकी स्ट्रक्चर यानी संरचना किस प्रकार से होगी। तो चैप्टर का जो नाम है वो इसी पे बेस्ड है, नर व मादा युग्मकोद्भिद, संरचना व विकास। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं गेमिटोफाइट क्या होता है। एक गेमिटोफाइट मुख्य रूप से पौधे की वह अवस्था है जो अगुणित होती है। अगुणित अवस्था से हम पहले भी आशय निकाल चुके हैं। अगुणित अवस्था का मतलब होता है गुणसूत्रों का एक ही जोड़ा, अगर गुणसूत्र जोड़े में न होकर के एक एक गुणसूत्र पाया जाता है कोशिका में तो उसे हम अगुणित अवस्था कहते हैं। और पौधों में अगुणित अवस्था हमेशा गेमिटोफाइट कहलाती है। जैसा पहले बताया हमने कि एंजियोस्पर्म या आवर्तबीजी जो पौधे होते हैं उनका मुख्य शरीर जो होता है वो 2n होता है, द्विगुणित होता है। और लैंगिक जनन के समय जब अर्धसूत्री विभाजन होगा, युग्मक निर्माण होगा, उस समय उनमें n अवस्था का निर्माण होता है, गेमिटोफाइट का निर्माण होता है। तो एंजियोस्पर्म पौधों की जो मुख्य पादप जो हम देखते हैं सामान्यतः पौधों में जड़, तना, पत्तियां, बड़े बड़े पेड़ दिखते हैं, वो मुख्य रूप से स्पोरोफाइट है, 2n है। लेकिन उन्हीं पौधों में जब लैंगिक जनन होगा, युग्मक बनेंगे, तब अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन से n अवस्था आएगी, n अवस्था आएगी तो उस अवस्था को हम गेमिटोफाइट कहते हैं। तो गेमिटोफाइट को विकास को समझना है इस चैप्टर में। इसके लिए हम शुरुआत करते हैं लैंगिक जनन से। आवर्तबीजी पादपों में जो लैंगिक जनन होता है वो मुख्य रूप से पुष्प के द्वारा होता है। पौधों में जो लैंगिक जनन के लिए संरचनाएं होती है वो पुष्प होती है। पुष्प के लिए कहा जाता है कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररो दैट मीन्स सूट। सूट का मतलब हम समझ सकते हैं जैसे कि तना, पत्तियां, ये जो भाग होते हैं पौधे के, ये प्ररो कहलाते हैं। तो पुष्प को भी हम एक रूपांतरित प्ररो यानी तना और जिस पर पत्तियां हो वो मान सकते हैं। कैसे कि पुष्प का विकास हमेशा, आप चित्र में देख सकते हैं, पुष्प का विकास हमेशा पत्ती और तने के बीच में होता है और ये स्थान सामान्यतः शाखा के लिए होता है। शाखा जो होती है वो तना होता है। इसका मतलब पुष्प जो विकसित हो रहा है वो उस स्थान से हो रहा है जहां पर तना विकसित होता है। अतः हम कहते हैं कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररो या तना होता है। साथ ही इसमें एक खास बात और है कि पुष्प पर पर्व संधियां भी होती है। पर्व संधियां होती है और पर्व संधियां किसकी पहचान होती है? पर्व संधियां मुख्य रूप से तने की पहचान होती है। अतः हम कह सकते हैं कि पुष्प एक रूपांतरित तना है और पुष्प के जो विभिन्न भाग होते हैं जैसे बाह्य दल, उमंग, जाया, ये सब पत्तियों के रूपांतरण माने जाते हैं। एक अच्छा सा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पुष्प खुद तो एक रूपांतरित प्ररो माना जाता है और पुष्प के विभिन्न भाग जो होते हैं वो रूपांतरित पर्ण मानी जाती है। पुष्प तने पर एक व्रंत से जुड़ा होता है। पुष्प का जो व्रंत होता है उसे पुष्प व्रंत या पेडिसेल कहते हैं। पुष्प व्रंत का जो शीर्ष भाग होता है, ऊपर वाला भाग आप छोटे चित्र में देख सकते हैं, इसमें पुष्प का जो व्रंतीय भाग, पुष्प व्रंत का जो ऊपर वाला भाग वो चौड़ा हो जाता है। उस चौड़े भाग को हम पुष्पासन या थैलेमस कहते हैं। इसी थैलेमस पर पुष्प अवस्थित होता है, यानी पुष्प का आसन है जहाँ पर पुष्प पाया जाएगा वो स्थान कहलाता है पुष्पासन। प्रारूपिक तौर पे हम बोलते हैं, बार बार ये वर्ड काम में लेते हैं, टिपिकली दैट मीन्स कि एक सामान्यतः पुष्प में क्या होता है। सामान्यतः पुष्प के 4 भाग होते हैं। सबसे बाहरी भाग हरे रंग की पत्तियों के समान संरचनाएं होती है, उनको बाह्य दल कहते हैं और उस पूरे चक्र को बाह्य दल पुंज नाम से जाना जाता है। उसके अंदर वाला भाग
जो दलपुंज कहलाता है, जो कोरोला जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो सामान्यतः पुष्प में रंगीन भाग होता है। पर इसकी जो प्रत्येक भाग होता है, एक एक पत्ती, रंगीन भाग की एक एक पत्ती जो होती है वो दल या पीटल कहलाती है। बाह्य दलपुंज और दलपुंज, कैलिक्स एंड कोरोला, ये दोनों जनन में भाग नहीं लेते हैं, केवल सहायक होते हैं, इसलिए इनको सहायक चक्र कहा जाता है। लेकिन अगले जो 2 चक्र आएंगे, जिसमें तीसरा चक्र होता है पुमंग, जिसको एंड्रोसियम कहा जाता है, ये पुष्प का नर जननांग होता है और ये संख्या में 1 या 1 से ज़्यादा होते हैं। प्रत्येक भाग इसका पुंकेसर कहलाता है, ये नर जननांग होता है। अंतिम जो चक्र होता है पुष्प का सबसे अंदर, ये सामान्यतः चित्र में भी देख सकते हैं, नीचे नीचे बाह्य दल है, उसके बाद दलपुंज है, उसके बाद पुंकेसर लिखे हुए, पुंकेसर का पूरा चक्र पुमंग कहलाता है, एंड्रोसियम कहलाता है। सबसे अंदर अंडप लिख रखा है, अंडप एक मादा जननांग को कहते हैं, जबकि उसका पूरा चक्र कहलाता है, मादा जनन चक्र कहलाता है जायांग या गाइनोसियम। पुमंग और जायांग जनन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, इसलिए इनको हम आवश्यक चक्र के नाम से जाना जाता है, कहते हैं। यदि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, निश्चित रूप से अभी हमने पहले भी सिद्ध किया था कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है और पुष्प का प्रत्येक भाग रूपांतरित पर्ण है। अब इनमें 4 भाग हुए, इसका मतलब 4 प्रकार की रूपांतरित पर्ण पुष्प में पाई जाती है। बाह्य दल और दलपुंज जो रूपांतरित पर्ण है वो जनन में भाग नहीं लेती, तो उनको हम कहते हैं बंध्य पर्ण, वो बंध्य है, जनन में भाग नहीं ले रही है। जबकि अंतिम 2 पर्ण पुमंग व जायांग, वो भी रूपांतरित पर्ण है, लेकिन वो जनन में भाग लेती है, इसलिए उनको उर्वर या फर्टाइल हम बोल सकते हैं। तो पुमंग और जायांग उर्वर पर्ण का रूपांतरण होता है, बाह्य दल और दल बंध्य पर्ण का रूपांतरण होता है। ये तो पुष्प की एक सामान्य संरचना हुई। अब हम इसमें नर जननांग पर विशेष रूप से इस टॉपिक में फोकस करेंगे। नर जननांग में नर युग्मकोद्भिद का डेवलपमेंट पढ़ेंगे। डेवलपमेंट पढ़ने से पहले हम उसको पुमंग या पुंकेसर की संरचना पढ़ेंगे। नर युग्मकोद्भिद का विकास पुंकेसर में होता है, क्योंकि नर जननांग पुंकेसर है। पुंकेसर को लघु बीजाणु पर्ण भी कहा जाता है। हम पहले जब टेरिडोफाइट्स या जिम्नोस्पर्म पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये शब्द ज़्यादा काम में आता है, लघु बीजाणु पर्ण, गुरु बीजाणु पर्ण, लघु बीजाणु, गुरु बीजाणु। सामान्य रूप से हम बता दें कि जो नर युग्मक होते हैं उन्हें हम लघु बीजाणु कहते हैं, और जो मादा युग्मक होते हैं उन्हें हम गुरु बीजाणु कहते हैं। नर युग्मक जिस पे लगेंगे उसे लघु बीजाणु पर्ण या माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। गुरु बीजाणु या मादा युग्मक जहाँ बनेंगे उसे गुरु बीजाणु पर्ण या मेगा स्पोरोफिल कहते हैं। तो लघु बीजाणु क्योंकि परागकणों को नर युग्मकों को कहा जाता है और ये नर युग्मक पुंकेसर में विकसित होते हैं, तो पुंकेसर कहलाता है लघु बीजाणु पर्ण, माइक्रोस्पोरोफिल। पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, डायग्राम में देख सकते हैं आप। पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, एक लंबा धागे जैसी रचना जिसको पूतंतु या फिलामेंट कहा जाता है। दूसरा सबसे ऊपर वाला भाग, तीसरा जो भाग है परागकोश, वो मुख्य भाग है, जनन भाग है, इसी में परागकणों का या लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। और तीसरा भाग जो है, जो हमने दूसरे नंबर पे लिखा है, वो इन दोनों को जोड़ने वाला भाग होता है, जिसको योजी या कनेक्टिव कहा जाता है। ये पुंकेसर के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। साइड में एक चित्र में हम जो परागकोश है उसका टीएस समझा रखा है। परागकोश के बारे में, क्योंकि ये नर जननांग का सबसे प्रमुख भाग परागकोश होता है। परागकोश में 2 परागपालियाँ होती है, 2 भाग होते हैं, बीचों बीच से डिवाइड 2 भाग होते हैं जो कि एक स्थान योजी से जुड़े हुए होते हैं। ये दोनों साइड की 2 पालियाँ कहलाते हैं। प्रत्येक पाली में दोनों साइड की प्रत्येक पालियों में 2 परागपुट या लघु बीजाणु धानियाँ होती है। ये पूरा तो हुआ लघु बीजाणु पर्ण, इसके अंदर हो गई लघु बीजाणु धानियाँ। लघु बीजाणु धानी की संख्या एक पाली में 2 होती है और परागकोश में 2 पालियाँ होती है। तो हम कह सकते हैं कि सामान्यतः एक पुंकेसर में 4 लघु बीजाणु धानियाँ होती है। कुछ अपवाद भी है, जैसे मालवेसी कुल में परागकोश एक पालित होता है, उसमें एक ही पाली होती है। एक पाली होगी तो उसमें लघु बीजाणु धानियाँ कितनी हो जाएगी? केवल मात्र 2 रह जाएगी। इन लघु बीजाणु धानियों में लघु बीजाणु, जिन्हें हम परागकण भी कह सकते हैं, जिन्हें हम नर युग्मक भी कहते हैं, उनका विकास होता है। ये जो परागकोश होता है, पूतंतु का सबसे ऊपरी भाग, इसका जो विकास होता है वो यूस्पोरेंजिएट, सुबीजाणुधानीय प्रकार का कहलाता है। सुबीजाणुधानीय या यूस्पोरेंजिएट प्रकार क्या होता है? किसी भी बीजाणुधानी का विकास 2 प्रकार से हो सकता है, आइदर यूस्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट। अगर
किसी भी बीजाणुधानी का विकास एक कोशिका से होता है, सिंगल सेल से, तो वो विकास कहलाता है लेप्टोस्पोरेंजिएट। अगर किसी बीजाणुधानी का विकास एक से अधिक कोशिका से होता है तो फिर उसको कहा जाता है यूस्पोरेंजिएट। आवर्तबीजी पौधों में लघु बीजाणुधानियों का विकास यूस्पोरेंजिएट कहलाता है, अर्थात इनका विकास एक से अधिक कोशिका से होता है। प्रत्येक बीजाणुधानी या परागपुट, 4 बीजाणुधानियाँ थी, 4 परागपुट होते हैं, का विकास जो होता है वो एक स्टार्टिंग की एक कोशिका से उत्तक से होता है, जिसको प्रपसु उत्तक या प्रपसु कोशिका आर्किस्पोरियल सेल्स कहते हैं। जब परागकण पुतंतु बनता है, पुंकेसर बनता है, तब की बात है। पुंकेसर में परागकोश का निर्माण की बात कर रहे हैं। परागकोश का निर्माण की शुरुआत होती है प्रपसु कोशिकाओं से, आर्किस्पोरियल सेल्स से। उन कोशिकाओं के परिणत विभाजन इस तरह से होता है जो दीवार के सहारे होता है। जैसे एक कोशिका है, इसके बीच में 2 भित्ति का निर्माण हो गया तो 2 कोशिकाएं बन जाती है, ये परिणत विभाजन कहलाता है। परिणत विभाजन से 2 कोशिकाएं बन गई, जो बाहर की ओर बनेगी वो प्राथमिक भित्ति कोशिका कहलाएगी। ये सभी कोशिकाएं अभी 2n है, अभी इनमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ है, अर्थात ये स्पोरोफाइट अवस्था का ही रूप है। जो आंतरिक कोशिका बनेगी वो कहलाएगी आंतरिक प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। जो बाहर वाली प्राथमिक भित्ति कोशिका है उसमें सारे विभाजन समसूत्री होंगे, तो 2n कोशिकाओं से भित्ति निर्माण हो जाएगा। जो आंतरिक कोशिका थी, जिसको हमने आंतरिक प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका कहा, जो कि 2n है, वो कोशिका आगे समसूत्री विभाजन करके लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में बदल जाती है, उनकी संख्या बढ़ जाती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। और ये ध्यान से सुनेंगे इस बात को कि ये कोशिका स्पोरोफाइट अवस्था की यानी 2n अवस्था की अंतिम कोशिका है, क्योंकि इसके बाद इस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है, और अर्धसूत्री विभाजन होने के कारण जो कोशिकाएं इससे बनेगी वो n या अगुणित होगी, और वो गेमेटोफाइट अवस्था की प्रथम कोशिका बन जाएगी। ये स्पोरोफाइट कोशिका अवस्था की अंतिम कोशिका है। प्रश्न ध्यान रखें, स्पोरोफाइट अवस्था की अंतिम कोशिका कौन सी होती है? तो आंसर 2 होते हैं इसके, लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो परागकणों के निर्माण के समय होती है, और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो कि अंड कोशिका निर्माण के समय होती है। जो भित्ति का निर्माण होगा, बाहरी प्राथमिक भित्ति कोशिका से जो भित्ति निर्माण होगा, उस भित्ति में 4 स्तर होते हैं। 4 स्तर होते हैं, वो चारों स्तरों को देखिएगा, डायग्राम में भी देखिएगा। सबसे बाहरी स्तर एपिडर्मिस कहलाता है। ये एपिडर्मिस हमेशा किसी भी जगह पर होती है, सुरक्षा का कार्य करती है। दूसरा जो परत है जो लंबी कोशिकाओं का है, देखिए लंबी आकार में लंबी सी कोशिकाएं दिखाई दे रही है, ये कोशिकाएं एंडोथीसियम या अंतस्थीसियम कहलाती है। ये बाह्य त्वचा के नीचे स्थित होती है, दीर्घित कोशिकाओं की एक परत है। इनकी जो आंतरिक भित्तियां हैं, आप इस डायग्राम में देखेंगे, आंतरिक और परिधि वाली त्रिज्या वाली जो भित्तियां हैं वो काफ़ी मोटी है, उनके अंदर एल्फा सेलुलोज का जमाव हो रखा है। ये यू आकार की रेशेदार पट्टियां बन गई है एंडोथीसियम की कोशिकाओं में। और एंडोथीसियम की कोशिकाएं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम, कि इन कोशिकाओं के कारण ही जब परागकोश परिपक्व हो जाएगा उसमें से परागकण निकलेंगे, अर्थात परागकोश का स्फुटन होगा, उसमें सबसे सहायक कोशिकाएं एंडोथीसियम होती है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि परागकोश स्फुटन में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती है? आंसर होगा एंडोथीसियम की कोशिकाएं, क्योंकि ये कोशिकाएं आर्द्रताग्राही होती है। आर्द्रताग्राही मतलब जो नमी को अवशोषित कर सकती है। जब नमी नहीं होगी, वातावरण में शुष्क अवस्था होगी, तो इनमें खिंचाव उत्पन्न होगा, खिंचाव से परागकोश का स्फुटन हो जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न एंडोथीसियम में बनता है। उसके बाद जो आंतरिक कुछ स्तर होते हैं कोशिकाओं की परतें होती हैं, उनको मिडिल लेयर्स या मध्य स्तर कहते हैं। सबसे आंतरिक स्तर, 4 स्तर होते हैं भित्ति में, सबसे आंतरिक स्तर कहलाता है टेपिटम या पोष उत्तक। ये भी एक इम्पॉर्टेंट उत्तक है एग्जाम की दृष्टि से भी, और पौधे में परागकण परिवर्धन की दृष्टि से भी एक इम्पॉर्टेंट है। परागकोश भित्ति की सबसे आंतरिक परत क्या कहलाती है? एक प्रश्न बनता है, तो आंसर हो गया टेपिटम, जो बीजाणुजन उत्तक को चारों ओर से घेरे रहते हैं। अब इसके अंदर की ओर चलेंगे अगर हम, तो बीजाणुजन उत्तक आ जाएंगे। जो 2 प्रकार की कोशिकाएं बताई थी हमने, एक तो भित्ति निर्माण वाली, एक बीजाणुजन वाली। तो जो भित्ति निर्माण वाली है उसकी सबसे आंतरिक परत हो गई टेपिटम, उसके अंदर आ जाएगी बीजाणुजन उत्तक की कोशिका। सामान्यतः ये कोशिकाएं
बहुकेंद्र की, इनमें एक से ज़्यादा केंद्रक होते हैं, और बहुगुणित दैट मीन्स 2n से ज़्यादा, 3n 4n 5n इस तरह की जो कोशिकाएं होती है उनको हम पॉलीप्लॉइड या बहुगुणित कहते हैं। इनका जीवद्रव्य भी सघन होता है। इन कोशिकाओं का सबसे प्रमुख कार्य होता है परागकण जब परिवर्धित हो रहे होते हैं, यानी परिवर्धन के दौरान पराग कणों को पोषण प्रदान करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पराग कणों को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाएं कौन सी है? देन आंसर इज द टेपिटम। साथ ही इनका दूसरा कार्य देखिएगा, इन कोशिकाओं में वसीय संरचना पाई जाती है, वसा के कण पाए जाते हैं प्रोयूबिस्काय, जो कि स्पोरोपोलेनिन पदार्थ के जमाव से यूबिस्काय में बदल जाती है। अंडरलाइन करें, ध्यान रखें, स्पोरोपोलेनिन वर्ड को ध्यान रखें। स्पोरोपोलेनिन एक रासायनिक पदार्थ है जो प्रोयूबिस्काय में जमाव होता है, जिसका तो ये प्रोयूबिस्काय यूबिस्काय में बदल जाती है। ये यूबिस्काय पराग कणों जो बनेंगे पराग कण, उनकी जो बाह्य चोल होगी एक्साइन, उसका निर्माण करेगी। ये स्पोरोपोलेनिन हम आगे भी बात करेंगे, ये स्पोरोपोलेनिन इतना रेजिस्टेंस पदार्थ है कि ये हजारों वर्षों तक जमीन में या बर्फ़ में किसी स्थान में दब जाए परागकण तो भी ये विघटित नहीं होता है। बहुत ज़्यादा प्रतिरोधक पदार्थ है जो परागकणों की आयु में वृद्धि करता है। इस कारण ये प्रश्न भी एक ध्यान रखने का प्रश्न होगा कि स्पोरोपोलेनिन पदार्थ का स्राव टेपिटम से होता है। तो टेपिटम के दो मुख्य कार्य हो गए, परिवर्धित होते हुए परागकणों का पोषण करना, दूसरा स्पोरोपोलेनिन का जमाव करना परागकणों की बाह्य चोल पर। आवर्त बीजी पादप जो कि हम पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म, इनमें टेपिटम दो प्रकार की होती है। टेपिटम की कोशिकाएं दो प्रकार की हो सकती है, या तो वो भित्ति रहित होगी, अगर वो कोशिकाएं भित्ति रहित है तो फिर उनको अमीबॉइड या अमीबीय कोशिकाएं कहते हैं, या फिर वो होगी भित्ति सहित। अगर भित्ति सहित होगी तो उस टेपिटम की कोशिकाओं को हम बोलेंगे स्रावी या ग्रंथिल, जो कि सामान्यतः द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। क्वेश्चन देखेंगे कि यदि टेपिटम का हास दैट मीन्स डिजेनरेशन मतलब खत्म हो जाए टेपिटम, कब? जब परागकणों का विकास हो उससे पहले ही, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर सिंपल सा होगा कि परागकणों को पोषण नहीं मिलेगा, पोषण नहीं मिलेगा तो उनकी वृद्धि रुक जाएगी और परागकण जनन योग्य नहीं रहेंगे, बंद हो जाएंगे, वो आगे जाकर के अंड कोशिकाओं को निषेचित नहीं कर पाएंगे। ये इसका रिजल्ट होगा। तो ये तो हुआ बीजाणुधानी का विकास, जिसमें हमने भित्ति का विकास भी पढ़ा और भित्ति की चारों परतों का पढ़ा। अब आंतरिक जो कोशिका थी जिसको हम बीजाणु जन उत्तक कह रहे थे, उस कोशिका से लघु बीजाणु यानी परागकणों का निर्माण होगा। परागकणों के निर्माण की घटना कहलाती है लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये परागकोश की भित्ति से जो आवृत कोशिकाएं थी, जिनको लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहते हैं, जो कि 2n होती है, जो कि स्पोरोफाइट अवस्था की अंतिम कोशिकाएं होती है, इन कोशिकाओं में अब मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं, और ये लघु बीजाणु गेमिटोफाइट अवस्था की प्रथम कोशिका कहलाते हैं, क्योंकि ये अगुणित होते हैं। पहली अगुणित कोशिका लघु बीजाणु, अंतिम 2n कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये चारों लघु बीजाणु जब बनते हैं तो एक साथ जुड़े होते हैं। एक साथ जुड़े होने के कारण इनको चतुष्क कहते हैं। ये चतुष्क निम्न प्रकार के हो सकते हैं, देखेंगे चित्र में भी देखेंगे साथ साथ। अगर 3 सामने से दिखाई दे रहे हैं, एक उनके पीछे रह गया, तो इस प्रकार के चतुष्क को कहा जाता है चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल। इसमें 3 सामने से दिखाई देंगे, एक पीछे रह गया इनके, और इस प्रकार के चतुष्क अधिकांश द्विबीजपत्री पौधों में बनते हैं। दूसरे प्रकार के चतुष्क बनते हैं समद्विपार्श्व, आइसोबाइलेटरल। इसमें चारों लघु बीजाणु सामने से दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा होता है अधिकांश एक बीजपत्री पौधा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, अधिकांश द्विबीजपत्री में चतुष्फलकीय, अधिकांश एक बीजपत्री में आइसोबाइलेटरल या समद्विपार्श्व। कुछ और प्रकार के भी बनते हैं, जैसे क्रोसित। क्रोसित में 3 सामने से दिखाई देंगे, लेकिन जो चौथा होगा वो नीचे वाला एक के अपोजिट होगा, जैसा कि मैग्नोलिया में पाया जाता है। टी शेप्ड भी हो सकते हैं, 2 वर्टिकल विभाजित होते हैं, 2 हॉरिजॉन्टल विभाजित हो जाते हैं, जैसे कि एरिस्टोलोकिया में। लीनियर भी हो सकते हैं, चारों एक ही लाइन में हो सकते हैं, जैसे कि हेलोफाइला में होते हैं। ये कुछ विशेष प्रकार के चतुष्क हैं जो एंजियोस्पर्म में बनते हैं। ये जो चारों लघु बीजाणु जो कि एक साथ जुड़े हुए हैं चतुष्क के रूप में, इनके चारों ओर केलोस
पदार्थ का जमाव होता है, इसी कारण ये आपस में चिपके हुए रहते हैं। जैसे ही केलोस का अपघटन होगा, केलोस का अपघटन होता है केलेज एंजाइम के द्वारा, केलोस का अपघटन होने पर ये चारों अलग अलग हो जाते हैं और चारों अलग अलग होकर के गोलाकार हो जाते हैं, तब इन्हें हम परागकण या पोलन ग्रेन कहते हैं। पोलन ग्रेन और चतुष्क में फर्क है, जब तक वो चारों जुड़े हुए हैं साथ तब तक वो चतुष्क कहलाते हैं, जैसे ही वो अलग अलग हुए परागकण कहलाने लग जाते हैं। कुछ विशेष बातें परागकणों से संबंधित ध्यान देने योग्य है कि कुछ पौधे जैसे आक कैलोट्रोपिस, कुछ आर्किड्स, इनमें एक परागकोश के जितने भी परागकण होते हैं वो सारे एक साथ जुड़ कर के दूसरे पौधे तक या दूसरे पुष्प तक पहुंचते हैं। इस पूरी सामूहिक संरचना को पराग पिंड या पोलिनियम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से आता है। इसमें उदाहरण पूछा जाता है कि निम्न में से या कौन से पौधे में पोलिनियम का निर्माण होता है, तो आंसर हमको देना होता है आक। पोलिनियम क्या होता है तो भी हमको आंसर देना है कि एक परागकोश के समस्त परागकण यदि एक साथ दूसरे पुष्प तक पहुंचते हैं तो उसको हम पोलिनियम कहते हैं। दूसरी विशेष बात, कुछ पौधे जैसे ड्रोसेरा और टाइफा, इनमें चतुष्क के चारों परागकण, अभी तो थे पूरे परागकोश के परागकण, अब वो चारों परागकण वो अलग नहीं होंगे। इन दो पौधों के उदाहरण में हम देखते हैं कि वो जो चतुष्क के चारों परागकण थे वो अलग नहीं होते हैं, एक साथ जुड़ करके ही दूसरी जगह तक पहुंचते हैं, तब इनको कहा जाता है संयुक्त परागकण। यदि एक चतुष्क में 4 से अधिक लघु बीजाणु हो जाए, तो किसी कारण अर्धसूत्री विभाजन में कुछ गड़बड़ हो जाए या एक साथ जुड़ जाए, 4 से अधिक अगर लघु बीजाणु होंगे तो इस स्थिति को हम कहेंगे बहुबीजाणुता, पॉलीस्पोरी। ये कुछ विशेष बातें थी। इनमें से पोलिनियम और संयुक्त परागकण हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। ये तो हुआ परागकण निर्माण की बात, जिसको हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अब बात करेंगे परागकोश स्फुटन। परागकोश स्फुटन कब होता है? जब परागकोश परिपक्व हो जाता है, नरजन्नांग पुष्प का परिपक्व हो जाता है, तो ये परागकोश टूटता है। टूटने से इसके परागकण निकल जाते हैं, जो विभिन्न माध्यम जैसे वायु से, कीट से, जल से होते हुए दूसरे पुष्प तक, दूसरे पौधे तक या उसी पुष्प तक पहुंचते हैं। तो परागकोश का परिपक्व होने के बाद उसके भित्ति के फटने की प्रक्रिया परागकोश स्फुटन कहलाती है। इस घटना में सबसे इम्पोर्टेंट परत हमने पहले बताया था, एंडोस्टीशियम होता है, जिसकी ओष्ठ कोशिकाएं, ओस्टियम, जो कि आर्द्रताग्राही होती है, जो कि शुष्क अवस्था में दूर हो जाती है, वो भाग लेती है। तो परागकोश स्फुटन में कौन सी कोशिकाएं भाग लेती है? हमने बताया एंडोथीसियम की ओष्ठ कोशिकाएं भाग लेती है। स्फुटन की कई विधियां हो सकती है, जैसे अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ इस तरह से समझिए जैसे हम पेन की कैप उतारते हैं, तो इसे इसी तरह परागकोश का आधा हिस्सा ऊपर से हट जाएगा, उसको कहा जाता है अनुप्रस्थ स्फुटन, जैसे कि तुलसी में होता है। अगर लंबाई में, जिस तरह भिंडी पकने पर खुल जाती है, लंबाई में अगर कोई चीज़ खुलती है तो उसको स्फुटन को हम बोलते हैं लंबवत। जैसे कि धतूरा या कपास में हम देखें तो लंबवत स्फुटन मिलता है। अगर न अनुप्रस्थ हो न लंबवत हो, जगह जगह छिद्र हो जाए, शीर्ष भाग पर छिद्र हो जाए, उन्हीं से परागकण निकलते रहे, तो उसको उस स्फुटन को कहते हैं छिद्रमय, जैसे कि मकोय, सोलेनम नाइग्रम में। और अगर ऐसा नहीं हो और परागकोश में एक या एक से अधिक टुकड़े बन जाए, कपाट बन जाए, तो फिर वो स्फुटन कहलाता है कपाट या स्फुटन, जैसा कि बारबेरी में होता है। ये था परागकोश के स्फुटन के प्रकार। अब हम बात करेंगे कि जो परागकण बना, जो कि लघु बीजाणु बना, जो कि गेमेटोफाइट अवस्था की पहली कोशिका है, जो कि एन अवस्था की पहली कोशिका है, क्या वो एक ही कोशिका रहती है या उससे और बनते हैं? अगर और बनते हैं तो उस अवस्था को हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट, नर युग्मकोद्भिद का विकास। अब हम देखेंगे कि उस परागकण में क्या क्या परिवर्तन होता है। लघु बीजाणु या एन गेमेटोफाइट की प्रथम कोशिका होती है। गेमेटोफाइट अवस्था की प्रथम कोशिका हो गई लघु बीजाणु। कौन सी गेमेटोफाइट की? मेल गेमेटोफाइट, नर युग्मकोद्भिद जिसको बोलते हैं। समसूत्री विभाजन होने से, अब इसमें देखो एन वाला जो परागकण बना है उसमें समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन होने के बाद ये 3 कोशिका की अवस्था में बदलेगा। इसमें 3 कोशिकाएं बन जाएगी, क्योंकि पहली कोशिका एन थी। समसूत्री विभाजन होने के बाद भी जो कोशिकाएं बनती है वो एन ही बनेगी, तो तीनों कोशिकाएं अगुणित होती है। इनको कहते हैं नर युग्मकोद्भिद। तो एक प्रश्न बनता है कि एंजियोस्पर्म पौधों के नर युग्मकोद्भिद में कितनी कोशिकाएं होती हैं? देयर आंसर इज द 3 सेल्स। पहले हम परागकण की संरचना देखते हैं, फिर उसमें ये विभाजन देखेंगे।
एक परागकण जो 4 एक साथ जुड़ करके बनते हैं जिसको चतुष्क कहते हैं, एक चतुष्क से 4 परागकण विकसित होता है। एक परागकण सामान्यतः एक कोशिक होता है, शुरुआत में एक कोशिक होता है, बाद में उसमें 2 समसूत्री विभाजन होकर के वो 3 कोशिकीय बन जाएगा। शुरुआत में एक कोशिक होता है, एक केंद्र की होता है, अगुणित होता है और गोलाकार होता है। इसके ऊपर 2 स्पष्ट भित्तियाँ होती है। ये प्रश्न बन सकता है भित्तियों पर, परागकण की भित्तियों पर। परागकण की जो बाह्य भित्ति होती है एक्जाइन या बाह्य चोल कहलाती है। ये काफ़ी मोटी, खुरदरी, विभिन्न प्रकार से अलंकृत मतलब डिजाइनर, जैसे कोरोना वायरस हम देखते हैं डिजाइनर होता है ऊपर से, वैसे परागकण भी डिजाइनर होता है। इन पे विशेष रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलेनिन, अंडरलाइन करें, विशेष पदार्थ है, बाह्य चोल में पाया जाता है। इसकी उपस्थिति इसकी विशेषता होती है, जिसका भौतिक या जैविक अपघटन आसानी से नहीं होता। यह परागकण को प्रतिरोधी बनाता है। इसी कारण हम देखते हैं कि परागकण के जो जीवाश्म मिलते हैं उनमें जीवित कोशिका पाई जाती है ज़्यादातर, क्योंकि ये स्पोरोपोलेनिन उसको मृत होने नहीं देती। ये जो एक्जाइन होती है जो कि सभी स्थानों पर मोटी होती है, लेकिन ये कुछ स्थानों पर पतली होती है। बाहरी चोल जो है कुछ स्थानों पर पतला होता है। ये पतला कितनी जगह हो सकता है? एक बीजपत्री पौधे जैसे कि गेहूँ, चावल, मक्का, इनमें सामान्यतः एक स्थान पर, और द्विबीजपत्री जितने भी पौधे हैं उनमें सामान्यतः 3 स्थानों पर ये पतली होती है। इन स्थानों को जर्म पोर या जनन छिद्र कहते हैं। फ्यूचर में जब परागकण होगा तो जो पराग नली बनेगी वो इन्हीं जनन छिद्रों के द्वारा ही बनती है। दूसरी जो भित्ति होती है परागकण में वो कहलाती है इंटाइन या अंतःचोल। ये पतली, लचीली, पेक्टिन या सेलुलोज की बनी होती है। जो सामान्य भित्तियाँ होती है वैसी होती है, जो परागकण के समय जनन नलिका बनाती है। खास बात देखें कि अंतःचोल जनन नलिका बनाती है और ये जनन नलिका बाहर निकलेगी बाह्य चोल को तोड़कर, लेकिन बाह्य चोल तो प्रतिरोधी है। हमने कहा कि उसमें कुछ स्थान पतले होते हैं जिनको जनन छिद्र कहा जाता है, वहाँ से ये बाहर निकलती है। कुछ विशेष बातें और देखें यहाँ पे। एक वर्ड है पोलन कीट। कुछ कीट परागित पुष्प होते हैं जिनमें परागण कीटों से होता है, जिस ज़्यादातर रंगीन पुष्प कीट परागित होते हैं। इन पुष्पों के पराग कणों पर तेलीय पदार्थों की परत पाई जाती है। इस परत को पोलन कीट कहते हैं। इसी परत के कारण पराग कणों का विशेष रंग होता है, गंध होता है, चिपचिपापन होता है। इसका स्राव भी टेपिटम कोशिका से होता है। तो टेपिटम कोशिकाओं के 3 कार्य हो गए। पहले हमने पढ़ा था पराग कणों का परिवर्धन होते हुए पोषण करना, स्पोरोपोलेनिन का स्राव करना, और अब तीसरा आता है पोलन कीट का स्राव भी करना। इस पोलन कीट क्या काम आता है पराग कणों का? इसकी जो गंध है, रंग है, वो कीटों को आकर्षित करता है। इसका जो चिपचिपापन है वो इसको कीटों के शरीर से चिपका देता है। और तीसरी सबसे खास बात कि ये पोलन कीट पराबैंगनी किरणों से पराग कणों की सुरक्षा का कार्य भी करता है। दूसरी विशेष बात देखें कि पराग कणों के बाह्य चोल पर उपस्थित कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो मनुष्य में एलर्जी उत्पन्न कर सकते हैं। कुछ लोगों में देखा होगा हमने, पराग कणों से एलर्जी होती है। ये परागकण हवा में घूमते रहते हैं तो सांस के साथ चले जाते हैं, तो कुछ व्यक्तियों में एलर्जी हो जाती है। वो एलर्जी का मुख्य कारण है पराग कणों के बाह्य चोल पर उपस्थित कुछ प्रोटीन। तीसरी विशेष बात देखें कि बाह्य चोल पर उपस्थित कुछ प्रोटीन अपनी ही जाति के वर्तिकाग्र को पहचानने में सहायक होते हैं। ये खास बात समझिएगा कि हम कई बार ये सोचें कि क्या सभी पौधों के परागकण किसी भी पौधे को निषेचित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हर जाति का अपना विशेष परागकण उसी जाति के वर्तिकाग्र पर अंकुरित हो सकता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि ये पहचान कैसे होती है कि ये अपनी ही जाति का है? तो इसका आंसर है पराग कणों के बाह्य चोल पर कुछ प्रोटीन होते हैं। इसी प्रकार वर्तिकाग्र के बाह्य चोल पर भी कुछ प्रोटीन होते हैं। ये दोनों प्रकार के प्रोटीन आपस में जुड़ते हैं तो ही आगे की क्रियाविधि होगी, और इस जुड़ने की घटना को कहते हैं पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया। तो ये बाह्य चोल की कुछ खास बातें थी, हमने जो पराग कणों के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे पराग कणों में जो एक कोशिकीय था उससे 3 कोशिकीय अवस्था का निर्माण किस प्रकार होता है। एक कोशिकीय परागकण से 3 कोशिकीय अवस्था के विकास को हम किस हेडिंग के तहत पढ़ते हैं? नर युग्मकोद्भिद का विकास। अगर एग्जाम में आता है कि
डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट, नर युग्मकोद्भिद का विकास समझाइए, तो हमें आंसर यहाँ से लिखना होता है। डायग्राम में देखेंगे तो परागकण पहले एक कोशिकीय था, बाद में उसमें एक समसूत्री विभाजन हुआ, एक छोटी कोशिका बनी जिसको जनन कोशिका कह रहे हैं, और एक बड़ी कोशिका बनी जिसको कायिक कोशिका या वेजिटेटिव सेल्स कहते हैं। ज़्यादातर जब परागकण परागकोश के अंदर रहते हैं उस समय ये विभाजन हो जाता है, और इसी समय सामान्यतः परागकोश का स्फुटन हो जाता है। तो ये परागकण इसी दो कोशिकीय अवस्था में परागकोश से निकलकर विभिन्न माध्यम से वो माध्यम जल, वायु, कीट कुछ भी हो सकते हैं, विभिन्न माध्यमों से होते हुए वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। इस घटना को परागण कहते हैं। प्रश्न क्या बना कि सामान्यतः परागण कितनी कोशिकीय अवस्था में होता है, तो आंसर इज द 2 सेल्ड या 2 कोशिकीय अवस्था। बाद में जनन कोशिका जो परागकण की भित्ति से जुड़ी हुई रहती थी वो अलग हो जाती है, अलग होकर के चपटी होकर के मसूराकार यानी चपटी आँख के जैसी लेंटिकुलर लेंस के टाइप की, दीर्घवर्ताकार या तर्कु रूपी हो जाती है। डायग्राम में देख सकते हैं कायिक कोशिका की भित्ति से अलग हो गई है जनन कोशिका, और कायिक कोशिका में तैर रही है। अब हम बात करेंगे कायिक कोशिका की। कायिक कोशिका बड़े आकार की कोशिका है जिसमें कोशिकांग बड़े होते हैं, आरएनए और प्रोटीन भी प्रचुर मात्रा में होते हैं। परागकण अंकुरण के समय यह कोशिका, अब ध्यान से सुने कि जब परागकण अंकुरित होंगे तो एक नली बनेगी जिसको पराग नली कहते हैं। पराग नली का निर्माण कायिक कोशिका से होता है। यह पराग नली बाह्य चोल में उपस्थित जनन छिद्रों से बाहर निकलती है। तो प्रश्न यहाँ ध्यान रखें, पराग नली का निर्माण कौन सी कोशिका से होता है? कायिक कोशिका से। लेकिन ये कोशिका कुछ ही समय जीवित रहती है, निषेचन में भाग नहीं लेती और अंत में ये कोशिका नष्ट हो जाती है। दूसरी कोशिका जो जनन कोशिका है उसमें अभी एक विभाजन और होना बाकी है। छोटे आकार की जो जनन कोशिका है जो पहले लेंस के आकार की थी, बाद में ये गोल हो जाती है। इस कोशिका में सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं लेकिन कोशिका द्रव्य कम मात्रा में होता है, छोटे आकार की कोशिका। अभी ये जो कायिक कोशिका और जनन कोशिका जो दोनों कोशिका पढ़ाई हमने बताई, ये दोनों कोशिकाएं अगुणित होती है, अर्थात इन दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या और डीएनए की मात्रा बराबर होती है। लेकिन फिर भी आकार में बड़ा है, तो आकार में कायिक कोशिका में क्या ज़्यादा होगा? आरएनए और प्रोटीन, इनकी मात्रा कायिक कोशिका में ज़्यादा होती है, इस कारण कायिक कोशिका का आकार बड़ा होता है। अब बात करें जनन कोशिका में आगे एक विभाजन और होना। कुल मिलाकर के 3 कोशिकाएं बनना है, एक कायिक कोशिका थी, एक जनन कोशिका थी। जनन कोशिका में एक और विभाजन होना है, कुल मिलाकर के 3 कोशिकाओं का निर्माण होना है। उन 2 कोशिकाओं को जो जनन कोशिका से बनेगी उनको कहा जाएगा नर युग्मक, मेल गैमेट्स। विशेष बात, एक परागकण में कितने नर युग्मक बनेंगे? 2। कुछ पौधों में परागण से पूर्व जबकि अधिकांश पौधों में परागण के बाद। परागण समझ रहे हैं? परागकणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचना। पहले हमने कहा कि ये 2 कोशिकीय अवस्था में निकल जाता है, तो फिर ये तीसरी कोशिका यानी जनन कोशिका का विभाजन कब होगा? ये जनन कोशिका का विभाजन होगा जब ये परागकण 2 कोशिकीय अवस्था में वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा। तो सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि 2 कोशिकीय अवस्था में जब ये वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा तो इसमें जनन कोशिका में फिर एक विभाजन होगा, वह विभाजन भी समसूत्री होगा और इस विभाजन के कारण 2 अगुणित कोशिकाएं बनेगी। उन दोनों अगुणित कोशिकाओं को नरयुग्मक कहते हैं। डायग्राम में देख सकते हैं, ये डायग्राम है परागकण का। ये सबसे बाहरी भित्ति है एक्साइन, ये इसके आंतरिक भित्ति है इंटाइन, ये बड़ी वाली कायिक कोशिका है, छोटी जनन कोशिका है। ये बाह्य भित्ति में बीच बीच में पतली भित्ति है जिसको जनन छिद्र कह रहे हैं। कायिक कोशिका और जनन कोशिका दोनों एन कोशिकाएं थी। जब अंकुरण हुआ तो ये जो आप देखेंगे ये जनन कोशिका आगे रहा, परागनली का निर्माण हुआ कायिक कोशिका से। कायिक कोशिका का केंद्रक सबसे आगे होता है, उसके पीछे जनन कोशिका होती है। इस जनन कोशिका में फिर विभाजन हुआ और विभाजन से 2 नरयुग्मक का निर्माण हो गया। अब टोटल यहाँ पर 3 कोशिकाएं हो गई, एक कायिक कोशिका जो एन है, दोनों नरयुग्मक जो कि आप भी एन होते हैं। तो नरयुग्मक कैसे हुए? दोनों नरयुग्मक एक कोशिक होते हैं, एक कोशिकीय, अचल, अकशाबिक यानी चल नहीं होते हैं, अगुणित और एक केंद्र के होते हैं। इनका निर्माण कहाँ पर हुआ? इनका निर्माण हुआ परागनली के अंदर। जब तक परागनली नहीं बनी तब तक जनन कोशिका थी। परागनली बनने के बाद इसमें विभाजन हुआ और 2 नरयुग्मकों का निर्माण हुआ।
ये खास बात देखेंगे, आवर्तबीजी पौधों के परिपक्व नर युग्मकोद्भिद में परिपक्व, अब परिपक्व है, ये पूरा डेवलपमेंट हो चुका है मेल गेमेटोफाइट का एन का। इसमें कितनी कोशिकाएं, कितने केंद्रक है, प्रश्न बनता है, आंसर होगा 3 कोशिकाएं 3 केंद्रक। 3 कोशिकाएं कौन कौन सी, एक कायिक कोशिका और 2 नर युग्मक, 3 केंद्रक उनके केंद्रक होते हैं। तो ये टॉपिक था हमारा आज का, एंजियोस्पर्म पादपों में मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट, नर युग्मकोद्भिद का विकास। अगली क्लास में हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म प्लांट्स में फीमेल गेमेटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद का विकास। थैंक यू।